पग पर है संग तुम्हारे। अन्नदाता लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे। अन्नदाता अन्नदाता। सुप्रभात, स्वागत है आपका कार्यक्रम की ताजा कड़ी में। मैं हूं अनुराधा तंवर। हर रोज अन्नदाता कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती और उससे जुड़ी हुए विषयों पर रोचक एवं ज्ञानवर्धक जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है आज के मुख्य अंश। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर में आयोजित किसान मेले का दृश्य। खेतों में खड़ी रबी की फसलों को पाले के प्रकोप से कैसे बचाएं? किसान मेले कृषि की आधुनिक तकनीकों के प्रचार प्रसार में बड़ी भूमिका निभाते हैं। इन मेलों में किसान, कृषि वैज्ञानिक, कृषि अधिकारियों के बीच खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई समस्याओं एवं जानकारियों पर खुली चर्चा होती है। ऐसे ही एक किसान मेले का आयोजन चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर में दिनांक 19 से 21 दिसंबर को किया गया, जिसका पूरा जायजा लिया हमारे संवाददाता धीरज पाल सिंह ने। देखिए इस रिपोर्ट में। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर के प्रांगण में दिनांक 19 से 21 दिसंबर को एग्रो क्लाइमेटिक जोन बेस्ड किसान मेले का आयोजन किया गया। मेले में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि शिक्षा राज्य मंत्री माननीय राजीव सिंह ने इस मेले का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने किसानों की सभा को संबोधित करते हुए जहां कृषि अधिकारियों और वैज्ञानिकों के कार्यों की सराहना की, वहीं पर कृषि उत्पादों की बिक्री में बिचौलियों की भूमिका पर कटाक्ष भी किया। यूनिवर्सिटी ये कृषि विभाग का माने या न माने, इन्हीं सब लोगों का योगदान है कि आज हम अच्छी से अच्छी गेहूं का उत्पाद कर रहे हैं। तरह बेतरह की फसलें उत्पादित करते हैं। जब हमारे उत्पाद जब वो खरीदते हैं, उसका व्यवसाय करते हैं, उससे धनार्जन करते हैं और उसके बाद वो सेठ जी हो जाते हैं, हम फकीर के फकीर बने रहे। लेकिन किसान बहुत सहिष्णु है। किसान बड़ी सख्त जान है। किसान मेले में आए किसानों को संबोधित करते हुए विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर मुन्ना सिंह ने किसानों की हर आवश्यकता हेतु विश्वविद्यालय द्वारा मदद दिए जाने का आश्वासन दिया। के विभाग के जो आला अफसर हैं उनको, साथ ही में हमारे बीच में माननीय मंत्री जी बैठे हैं, उनसे भी मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि शायद इस तरह की चीजों की व्यवस्था और हम बेहतर करें। बेहतर व्यवस्था हुई है, लेकिन इसे हम और बेहतर करें। इस कड़ी में हमारा विश्वविद्यालय आपको बेहतर बीज उपलब्ध करा रहा है। हमारे यहाँ बीज भवन है और आपके विकास के लिए वो हर चीज जो इस विश्वविद्यालय से हो सकती है वो तो हम उपलब्ध कराएंगे। साथ में यदि अन्य कहीं तकनीकी अन्य जगह डेवलप हुई है, विकसित हुई है, तो उसका भी फोटोग्राफ वगैरह लाके आपको दिखाएंगे। इस मेले के हर स्टॉल पर वैसे तो किसानों की भारी भीड़ थी, परंतु सौर ऊर्जा संयंत्रों और बीजों के स्टॉल आकर्षण का केंद्र बिंदु थे। कानपुर नगर के उप कृषि निदेशक वीके सिंह ने मेले के उद्देश्यों के बारे में विस्तार से बताया।
एग्रो क्लाइमेटिक जोन स्तरीय 3 दिवसीय किसान मेले का आयोजन ये कानपुर नगर में हो रहा है। इस मेले में कानपुर मंडल के सभी 6 जिलों के किसान, लखनऊ मंडल के 11 जिलों के किसान प्रतिभाग करेंगे। इस मेले का उद्देश्य ये है कि ये जितने 11 जिलों के किसान हैं हमारे, वो चंद्रशेखर आज़ाद कृषि विश्वविद्यालय में हम लोग 3 दिवसीय विराट किसान मेले का जो आयोजन कर रहे हैं, इसमें आएँ, कृषि वैज्ञानिकों के तकनीकी व्याख्यान सुने और उन्नतशील कृषि किस प्रकार की जाती है। इसके साथ साथ इस मेले में इन स्टॉलों के माध्यम से जानकारी दे रहे हैं। साथ साथ जो राजकीय अनुदान पर किसानों को सामग्री मिल रही है, उनको हम लोग अनुदान पे उनको उपलब्ध कराने के लिए पंजीकरण कर रहे हैं या कुछ निवेश अनुदान पे उपलब्ध करा रहे हैं। मेले में आए किसान भाइयों को और भी बहुत सारी जानकारियां दी गयी, जिसमें चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के बीज उत्पादन विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर सीपी सचान ने किसानों को बीजों के प्रकार और उन्हें खरीदते समय बरती जाने वाली सावधानियों को समझाया। इसलिए मेरा निवेदन है किसान भाइयों से कि जब वो बीज खरीदें उस समय वो ये देख लें कि प्रायः सरकारी संस्थान या कृषि विश्वविद्यालय 3 तरह के बीज आपको उपलब्ध कराते हैं। उसमें पहला बीज है जनक बीज, दूसरा है आपका आधारी और तीसरा प्रमाणित बीज है। और जब आप जनक बीज खरीदें तो उसमें देख लें कि उसमें आपके पीले रंग का टैग लगा है या नहीं लगा। यदि पीले रंग का टैग नहीं लगा तो जनक बीज नहीं हो सकता। इसी तरह से आधारी के बोरी में आपको सफ़ेद रंग का टैग और इसके साथ साथ उसमें हरे रंग का एक लेबल भी मिलता है, और प्रमाणित बीज में आपके नीले रंग का टैग और हरे रंग का लेबल मिलता है। लेकिन इसके बावजूद भी यदि ये चीज़ें आप देख करके लेते हैं और आपके खेत में उतना उत्पादन नहीं होता या आपको ऐसा लगता है कि इस बीज में शुद्धता नहीं है, तो इसकी जानकारी आप अपने ज़िले के संबंधित जिला कृषि अधिकारी को दे सकते हैं या आप सीड इंस्पेक्टर को दे सकते हैं, और या आप हमारे विश्वविद्यालय में यदि आपने हमारे बीज खरीदा है तो हमारे विश्वविद्यालय में भी इसकी सूचना दे सकते हैं। इस मेले में उद्यमी एवं प्रगतिशील किसान भाइयों को माननीय कृषि मंत्री द्वारा सम्मानित भी किया गया। श्री राम नरेश शुक्ला, श्री महादेव शुक्ला अमैया हसनगंज विकास खंड उन्नाव के, श्री सूरज बली जनपद कन्नौज, कानपुर नगर से श्री राजन कुमार चौरसिया पुत्र श्री राम स्वरूप फतेहपुर चौबेपुर, श्री संजय कुमार घाटमपुर सरगांव से, श्री सतीश कुमार सचान, श्री राम कुमार सचान बिगनू से। और आइए अब अंत में देख लेते हैं एक झलक में मेले का पूरा परिदृश्य। अन्नदाता कार्यक्रम में लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे आपको दिखाएंगे कुछ और जानकारियां। ग्रोमोर 20-20-013 कॉम्प्लेक्स खाद खेतों को प्राप्त होती है उपजाऊ मिट्टी और आपको मिलती है अच्छी उपज, सभी फसलों के लिए उपयोगी। बीबीसी दुनिया को है जिस पर भरोसा। ग्लोबल इंडिया जोड़े आपको पूरी दुनिया से आपकी अपनी भाषा में। ईटीवी के दर्शकों के लिए बीबीसी के मंजे हुए रिपोर्टर ग्लोब के हर सिरे से लाएंगे जिंदगी का सच। स्क्रीन पर उभरेगी बनते बदलते भारत की पूरी तस्वीर। संसार भर के सारे समाचार मैं नेहा भटनागर लेकर आऊंगी बीबीसी ग्लोबल इंडिया हर शुक्रवार शाम ईटीवी पर। महसूस करें खबरों की धड़कन। ग्रोमोर 20-20-013 कॉम्प्लेक्स खाद खेतों को प्राप्त होती है उपजाऊ मिट्टी और आपको मिलती है अच्छी उपज, सभी फसलों के लिए उपयोगी। अगर आप तमाम राज्यों में अपना यूपी ढूंढ रहे हैं तो शायद ये इतना आसान नहीं होगा, इसलिए हम लाते हैं सिर्फ यूपी की खबरों के बुलेटिन। वाले समय में खाने जो है वो ऑनलाइन होंगे। भ्रष्टाचार को मिटाना। उत्तर प्रदेश मामूली प्रदेश नहीं है। अपना यूपी रोज सुबह 7 से रात 10 तक हर 3 घंटे में।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली कड़ी की ओर। प्रदेश में ठंड एवं शीतलहर का भीषण प्रकोप चल रहा है। इस शीतलहर से मनुष्य, पशुओं, फसलों तथा पेड़ पौधों सबका जीवन कठिन हो जाता है। अतः शीतलहर से आप अपनी खेती बाड़ी को कैसे बचाएंगे, जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। प्रदेश में शीतलहर और पाला अपनी चरम पर है। ऐसे में आम जीवन तो अस्त व्यस्त है ही, हमारी फसलें भी इससे प्रभावित हो रही हैं। अतः हमारे किसान भाई अपनी फसलों को पाले से बचाने के लिए जो भी तकनीकी उपाय हैं, उसे समय से अपनाकर फसलों को पाले के प्रभाव से बचाएं। अन्यथा पाले से अगर फसल प्रभावित हो गई तो उपज कम प्राप्त होगा। इसलिए आप पाले से बचाने के लिए अपने स्तर पर कौन कौन सी तकनीकी बिंदुओं को अपनाएंगे, आइए जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र धमौरा रामपुर के विषय विशेषज्ञ डॉक्टर लक्ष्मीकांत से। किसान भाइयों, इस समय मौसम में काफ़ी बदलाव आ गया है। आप देख रहे हैं तापमान कम हो गया और साथ में पाला ही पड़ रहा है। पाले को कैसे पहचाने की कैसे प्रभावित करता है किसान भाइयों, देखिए जिस पत्ते पाले का प्रभाव ये होगा कि पत्ती पे आप देखेंगे हल्का सा जो है उस पर पानी जो आता है, जो बूंदे बूंदे वो हल्की सी सफ़ेद सफ़ेद चादर जैसी बना देती हैं। सफ़ेद चादर बना देती देखते हैं बिल्कुल आपका जो है, तो उससे क्या होगा, जब सफ़ेद चादर बना देंगी तापमान कम रहेगा तो बूंद जैसी आपके पौधे पर पत्ती पर पड़ी रहेगी। तो इसलिए हम जो है पत्ती पड़ी रहेगी, उससे क्या होगा, पत्ती पड़ी रहेगी, बूंद पड़ी रहेगी तो क्लोरोफिल नहीं बनेगा, ना क्लोरोफिल बनेगा, ना भोजन बनेगा, ना उसमें कुछ। तो इसलिए पत्ती पड़ी ठंड ज़्यादा रहेगी तो पत्ती वहाँ से सड़नी शुरू हो जाएगी, पत्ती सड़ने लगेगी तो पत्ती कहीं फट भी जाती है पत्ती। तो इस प्रकार से आप इसको पहचान सकते हैं। पर अधिकतर ये खासकर चौड़ी पत्तियों में देख सकते हैं, गेहूं की उसमें देख सकते हैं ये इनका प्रभाव। और जो ज़्यादा और होता है, जो फल वाली नए पौधे लगाए हुए हैं उसमें देखें पत्ती आपको जो ऊपर से जैसे लगे किसी जला दिया पत्ती हो, उमड़ जैसे काली जैसे पत्ती पड़ जाती है। तो इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं कि हाँ कि पाला ने इसको मार दिया, पाला की वजह से इसकी ग्रोथ प्रभावित होगी, इसकी बढ़वार इसकी रुक जाती है। इस समय सबसे पहले आप देखें गेहूँ आपने जो किसान भाइयों ने बो लिया है, अब जो समय से बोया गया है, किसान भाइयों ये देखते हैं कि इस समय 25 से 30 दिन का गेहूं हो गया है। तो यदि पाला इसी प्रकार पड़ता है तो गेहूं की बढ़वार आपकी रुक जाएगी, साथ में आपको जो फुटाव हो रहा है वो भी कम हो जाएगा। और जहाँ पे पानी कहीं अधिक नमी होगी या पहले आपने पानी दे रखा होगा या नाइट्रोजन कम मात्रा रहेगी तो वहाँ पे हल्का हल्का पीलापन पड़ना शुरू हो जाएगा। तो इन सब के लिए बचाव का एक ही तरीका है कि आप यदि अधिक पाला पड़ रहा है तो धुआं का जो पहले धुआं करते थे या हल्का पानी दे देते हैं, तो नहीं पानी दिया तो पानी दे दीजिए और हल्का धुआं कर दीजिए, तो उससे जो पाला का प्रभाव कम हो जाता है। और इसी प्रकार से अगर आप जो फसल आलू है, अगर आलू में देखते हैं तो आलू में तापमान भी इस समय हो रहा है और पाला पड़ रहा है और साथ ही साथ आपका आर्द्रता बढ़ रही है। किसान में देखेंगे अगर पाला अधिक पड़ता है तो पत्तियां आपकी जो है वो जैसे किसी ने आपको पत्तियां जैसे झुलस जाएंगी या पत्तियां हल्की हल्की रंग की वो किनारे से काली पड़नी शुरू हो जाएंगी हल्की सी और बिल्कुल गलनी से लग जाएंगी। तो इस प्रकार की ये आपको लक्षण दिखलाई पड़ेंगे आपको, और जब पत्ती होगी और फिर धीरे धीरे आपको पौधा आपका वो पीला पड़ेगा, फिर आपको सूखना शुरू कर देगा। तो इससे आपका झुलसा रोग आलू में आ सकता है। तो यदि इस प्रकार की समस्या आ जाए या दिख रहे हो पाला पड़ रहा है, जैसे भी आपको खुला मौसम दिखे थोड़ा सा, तो आप उसके लिए रेडोमिल आती है दवा, उसका छिड़काव कर दीजिए 2 ग्राम प्रति लीटर की दर से। और यदि इसी प्रकार मौसम बना रहता है तो उसके लिए भी आपको धुआं या हल्का पानी खेत में लगाना होगा, जिससे कि पाला का प्रभाव कम पड़े। जो पत्ती वाली सब्जियां हैं, खास जैसे पालक वगैरह है, तो इसके लिए भी अगर अधिक पाला पड़ेगा तो उस पर प्रभाव पड़ेगा उपज पे, क्योंकि पत्तियाँ झुलस जाएंगी आपकी, सड़ने लगेंगी, तो आपको मार्केट रेट कम मिलेगा। तो मार्केट रेट, तो इसको ही बचाने के लिए आप हल्का सा पानी लगा सकते हैं, पानी नहीं लगा सकते हैं तो धुआं कर दीजिए। तो धुआं करने से आपको ये इस पर जो बचाव थोड़ा सा पालक से जो प्रॉब्लम समस्या है वो कम हो जाएगी। कहीं कहीं पे आप दिखाई पड़ता है जो बाग
आपने लगा रखे हैं बाग में, वो देखें अगर ज़्यादा रहेगा तो ऊपर के पौधे होते हैं, पत्ती होती हैं, वो आपकी झुलस जाएंगी, जल जाएंगी। इसलिए कहते हैं कि उसको बचाव के लिए आप ये किसी भी उनको ढक दीजिए, जैसे किसी फूस से या जो भी जो ये आपके ये होते हैं कांच के, उससे बना करके उसको ढक देते हैं, जिससे कि उस पर बचाव कर दे, जिससे कि उसका सीधा पाला जो उसके ऊपर ना पड़े और जिससे पत्ती हमारी जो है वो हमारी बची रह जाए। तो और हल्का सा पानी दीजिए और नहीं होता है तो आपको हल्का सा धुआं करिए। पाला पड़ने का पूर्वानुमान होने पर पानी में गंधक के तनु अम्ल का अर्थात 0.1% का घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। इससे पौधों की कोशिकाओं में पाला सहन करने की क्षमता बढ़ जाती है और कोशिकाओं के अंदर का जल जम नहीं पाता। थायो यूरिया के 500 ppm का घोल छिड़काव फूल आने की अवस्था पर 15 दिनों के अंतराल में 2 बार छिड़काव करना चाहिए। यह पाला सहन करने की क्षमता को बढ़ाता है। जौ की फसल खेतों में वानस्पतिक वृद्धि की विभिन्न अवस्थाओं पर है और फसल की 25 से 40 दिन की अवस्था बहुत संवेदनशील होती है। हमारे कृषि वैज्ञानिक इस अवस्था पर कुछ कर्षण क्रियाओं को करने की विशेष सलाह देते हैं, परंतु ये क्रियाएं कौन सी हैं, जानने के लिए देखिए हमारी ये प्रस्तुति। जौ खाद्यान्न की एक प्रमुख फसल है और इसकी खेती असिंचित क्षेत्रों में की जाती है। साथ ही सिंचित क्षेत्रों में भी जौ की खेती किसान भाई कर रहे हैं। जिन किसान भाइयों ने नवंबर के दूसरे पखवाड़े में जौ की बुवाई की होगी, उनकी फसलें इस समय 20 से 40 दिनों की अवस्थाओं पर खेतों में खड़ी होगी। तो फसल की इस अवस्था पर और आगे भी फसल की देखरेख कैसे करनी है, इस विषय पर किसानों के लिए तकनीकी जानकारी का होना आवश्यक है, क्योंकि आमतौर पर इस फसल पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता जितना कि अन्य फसलों पर। जबकि इस फसल का प्रबंधन ठीक प्रकार से करके आशातीत उपज भी ली जा सकती है और आप अपने लाभ को बढ़ा सकते हैं। तो आइए जौ की फसल में प्रबंधनों पर तकनीकी जानकारी के लिए आपको मिलवाते हैं कृषि विज्ञान केंद्र मैनपुरी के विषय विशेषज्ञ डॉक्टर शंकर सिंह से। जो गेहूं के बाद जो जौ की प्रमुख फसल होती है, ये न केवल खाद्य रूप में प्रयोग होती है बल्कि जानवरों के लिए राशन के रूप में विशेष इस्तेमाल होता है और इंडस्ट्रियल यूज इसका बहुत ज़्यादा है। कुछ ऐसे इलाके जहाँ कमज़ोर ज़मीनें हैं, असिंचित क्षेत्र हैं, वहाँ पर जौ की खेती करते हैं। लेकिन जौ की खेती यदि सामान्य भूमि में भी अच्छी की जाए तो बहुत अच्छी पैदावार भी होती है और बहुत अच्छे इसके बाज़ार में दाम भी मिलते हैं। इस समय आमतौर पर आप देख रहे होंगे कि जौ लगभग 1 महीने की फसल हो रही है। मुख्य बात आती है खरपतवारों के नियंत्रण की। चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार भी होते हैं, बथुआ है, हिरणखुरी है, कृष्णनील है। इसी तरीके से सकरी पत्ती वाले भी खरपतवार होते हैं, गेहूं का मामा है, जई है और दूसरे जो खरपतवार हैं जो पतली पत्ती वाले होते हैं, सकरी पत्ती वाले होते हैं। तो इन सब के नियंत्रण के लिए सल्फोसल्फ्यूरान इसकी 33 ग्राम मात्रा जो है 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल के लिए पर्याप्त होती है। पर इसकी जो है प्रयोग बुवाई के 30-35 दिन बाद ही करना चाहिए। इसके बाद फिर ये दवाएं बहुत ज़्यादा कारगर नहीं रहती हैं। यदि खरपतवारों से मुक्त हमारा खेत रहेगा, जौ की फसल रहेगी, तो निश्चित रूप से इसकी बढ़वार अच्छी होगी, इसकी पैदावार अच्छी होगी। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है इसमें उर्वरकों की, तो उर्वरक जो है वो आमतौर पर बेसल ड्रेसिंग में ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किए जाते हैं। तो इसके लिए 30 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 किलोग्राम फास्फोरस और 20-25 किलोग्राम जो है पोटास और 20 किलोग्राम सल्फर, इसकी मात्राएं जो है संस्तुत की गई हैं असिंचित क्षेत्र के लिए। सिंचित क्षेत्र के लिए थोड़ा फास्फोरस की मात्रा बढ़ जाती है और इनकी फास्फोरस, पोटास या सल्फर या जिंक, इनकी संपूर्ण मात्राएं बेसल ड्रेसिंग में दी जाती हैं और शेष जो 15-20 किलोग्राम नाइट्रोजन बचती है वो 1 हेक्टेयर में पहली सिंचाई के बाद टॉप ड्रेसिंग करके, इस तरह से जो उर्वरकों की मात्राएं हैं वो पूरी फसल के लिए पर्याप्त रूप से मिल जाती हैं। दूसरी बात महत्वपूर्ण है कि यदि इसमें थोड़े से गोबर की खाद यदि पहले डाल दी गई है खेत में, तो निश्चित रूप से पूरे तत्व मिल जाते हैं और बड़ी अच्छी बढ़वार जो है जौ की होती है। सिंचाई यद्यपि जौ की फसल में बहुत ज़्यादा नहीं लगती हैं, 2 सिंचाइयाँ पर्याप्त होती हैं। पहली सिंचाई किल्ले निकलते समय जब हमारी फसल लगभग 30-35 दिन की हो रही है, उस समय पहली सिंचाई, और दूसरी सिंचाई जिस समय की दूधिया अवस्था हो
उस समय तो ये 2 सिंचाइयाँ बड़ी महत्वपूर्ण हैं, क्रिटिकल स्टेज है इनकी, क्रांतिक अवस्थाएं हैं। यदि एक ही सिंचाई उपलब्ध है तो ये 35-40 दिन के भीतर पहली सिंचाई दे करके भी हम जौ की लगभग 80% पैदावार लेने में हम सफल हो सकते हैं। तो जौ की अच्छी पैदावार लेने के लिए इन बिंदुओं पर किसान भाई ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से जौ से अच्छा उत्पादन लेने में हम लोग सफल रहेंगे। यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आगे का रोचक अंश कर रहा है आपका इंतजार, बने रहिए हमारे साथ। ग्रोमोर 20-20-013 कॉम्प्लेक्स खाद खेतों को प्राप्त होती है उपजाऊ मिट्टी और आपको मिलती है अच्छी उपज, सभी फसलों के लिए उपयोगी। ये है देवभूमि उत्तराखंड। यहाँ है प्राकृतिक संसाधनों का प्रचुर भंडार, जिससे चलता है प्रदेश का कारोबार। यहाँ हो कोई मुश्किल पड़ी या खुशियों की हो घड़ी, हम होते हैं मौजूद हर पल हर जगह। इन सब के बीच कुछ ऐसे ख्याल जो बदलने में जुटे हैं सूबे का सूरत हाल। उत्तराखंड की हर खबर देखिए अपना उत्तराखंड। ग्रोमोर 20-20-013 कॉम्प्लेक्स खाद खेतों को प्राप्त होती है उपजाऊ मिट्टी और आपको मिलती है अच्छी उपज, सभी फसलों के लिए उपयोगी। ब्रेक के बाद हम फिर से हाजिर हैं आपके साथ। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज जो प्रश्न शामिल किया गया है उसे पूछा है नकुड़ सहारनपुर से अमरपाल सैनी ने। आप प्याज की रोपाई करना चाहते हैं और इसकी वैज्ञानिक रोपण तकनीक पर जानकारी चाहते हैं, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम की यह प्रस्तुति। कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा 3 उन्नत किस्में प्याज की विकसित की गई हैं, जिनका कि हम बीज जो है किसानों को 700 रुपये किलो के हिसाब से उपलब्ध करवा रहे हैं। हमारे यहाँ की जो भी किस्में हैं इनमें उत्पादन के साथ साथ भंडारण क्षमता बहुत अच्छी होती है। किसान भाइयों, जैसा कि आज के समय में चल रहा है कि ज़्यादातर किसानों का रुझान प्याज की खेती की तरफ तेजी से बढ़ रहा है और काफ़ी कुछ किसान जागरूक हैं कि वो उन्नत तरीके से प्याज की खेती करें। इसके लिए आवश्यक है किसान भाइयों, जब आपने अपनी उन्नत तरीके से प्याज की नर्सरी तैयार कर ली है, अब खेत में पौध की रोपाई करने जा रहे हैं, उससे पहले कुछ विशेष बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा ताकि आपकी प्याज की पैदावार आपको भरपूर मिले। इसके लिए आवश्यक है कि जब आपकी नर्सरी 55 से 60 दिन की हो तभी पौध की रोपाई करनी है, उससे पहले हमें पौध की रोपाई नहीं करनी है। अब सबसे बड़ी बात आती है कि खेत के अंदर हम कौन से रासायनिक खाद डालें, कौन से तत्व डालें जिससे हमें पैदावार मिले। तो किसान भाइयों, अगर 1 हेक्टेयर के अंदर हम प्याज की खेती करने जा रहे हैं तो 66 किलो यूरिया, 109 किलो DAP, 167 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश और 400 किलो जिप्सम, इन सब मात्राओं को खेत की आखिरी जुताई करते वक्त हमें खेत के अंदर मिला देना चाहिए ताकि हमें हमारे प्याज की फसल को भरपूर उर्वरक मिल सकें, सूक्ष्म तत्व भी मिल जाएं ताकि उनकी पैदावार बढ़िया हो सके। अब हम देखेंगे किसान भाइयों कि हमें पानी की हमारे पास क्या सुविधा है जिसके अनुसार हम इस खेती को करना चाहते हैं। आजकल ज़्यादातर किसान बूंद बूंद सिंचाई से प्याज की खेती कर रहे हैं। कुछ किसान भाई जिनके पास पानी उपलब्ध है वो फुहारे से खेती कर रहे हैं और कुछ किसान भाई अभी भी समतल क्यारी बना करके सरफेस इरिगेशन द्वारा प्याज की खेती कर रहे हैं। तो जिस तरह के हमारे पास पानी की उपलब्धता है उसके अनुसार आप क्यारी पूरे खेत के अंदर तैयार कर लें रुपाई से पहले। अब आप जब रुपाई करने जा रहे हैं तो रुपाई का सर्वोत्तम समय मैंने बताया कि जब हमारी नर्सरी 55 से 60 दिन की हो जाए तभी रुपाई करनी है, लेकिन उत्तम समय 15 दिसंबर से 15 जनवरी। तो किसान भाइयों, रुपाई से पहले आप कार्बेंडाजिम नाम की दवा बाजार के अंदर आती है, 2 ग्राम 1 लीटर पानी के अंदर घोलें। यानी अगर आप एक उथला बर्तन लें, 10 लीटर पानी लिया है तो 20 ग्राम जो है कार्बेंडाजिम मिला दें और इस पानी को आप 2 से 3 दफे काम में ले सकते हैं। पौध रोपाई से पहले जैसे ही हमने नर्सरी के अंदर से पौध की खुदाई की है उसके बंडल बांध लें और केवल जड़ों को इस पानी के अंदर 15 से 20 मिनट तक डुबो कर रखें
और डूबने के बाद इस पौध को छाया के अंदर रख दें, फरहरी हो जाए, तब इस पौध को आप रुपाई के लिए मजदूरों को दें। अगर आप इस प्रक्रिया को अपना लेते हैं तो ज़्यादातर किसान भाइयों आपका एक इंश्योरेंस हो जाता है, पूरे खेत के अंदर कभी भी गुलाबी जड़ सड़न रोग आपके नहीं आएगा। अब किसान भाई आता है कि हमें अच्छे कंद पैदा करने, एक सार कंद पैदा करने, इसके लिए जरूरी है कि पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर यानी 4 उंगल और लाइन से लाइन की दूरी 6 उंगल यानी 15 सेंटीमीटर ये अवश्य रखनी है। इस तरीके से पूरे खेत के अंदर आप रुपाई करा दें। जैसे जैसे पौध लगती जाए आप खेत के अंदर खरपतवार नाशी दे करके पानी देते चले जाएं, इससे जड़ें जमती हैं और पौधे के अंदर बढ़वार बहुत अच्छी होने लगती है। अब एक समस्या आ रही है कि प्याज की पौध चूंकि 4 उंगल और दूरी रहती है, लाइन से लाइन 6 उंगल रहती है, तो मजदूरों के लिए खरपतवार से निकालने के लिए बहुत ज़्यादा मजदूरों की आवश्यकता पड़ती है। इससे बचने के लिए, लागत को कम करने के लिए आवश्यक है कि आप किसी न किसी खरपतवार नाशी का प्रयोग करें। पेंडामेथिलिन प्याज के लिए एक बहुत अच्छा खरपतवार नाशी है। ये 2.5 से 3 लीटर प्रति हेक्टर के हिसाब से इसका उपयोग करना चाहिए ताकि आपके 40 से 45 दिन तक आपके खरपतवार नहीं होंगे और आपकी फसल के अंदर जो वृद्धि है, पौध जमने का काम है, बहुत तेजी से होगा। आइए एक नजर डालते हैं राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के बाजार भाव पर। हमें उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्याओं एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है annadata.up@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-4254-085 पर शाम 5 से 6 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए पूरी अन्नदाता टीम को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।